वेलकम बैक टू ऑल। फिर से एक नए दिन स्वागत है आपका हेमेटोलॉजी की दुनिया में। लास्ट लेक्चर में हीमोफीलिया के बारे में परिभाषा से लेकर मैनेजमेंट तक के सारे एस्पेक्ट अपन ने डील कर लिए हैं। लास्ट पॉइंट बचा है हीमोफीलिया में, जिसका नाम है इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया। बोले तो हीमोफीलिया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस तरीके से जाता है। इस टॉपिक का अध्ययन अपन करें तो आप सारे के सारे साथियों के लिए कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन हैं जो बोर्ड पर मैं आपको दिखाऊंगा। कल भी दिखाए थे, वापस से अपन रिपीट करेंगे। शायद आपने होमवर्क कर लिया होगा, नहीं किया हो तो अभी कर लें। इस लेक्चर के दौरान आप इसको पोज कर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करें। यहां पर ये जो क्वेश्चन है, एक नॉर्मल फीमेल हुज फादर वाज हीमोफिलिक मैरी विद ए नॉर्मल मेल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर करेक्ट रिगार्डिंग ऑफ स्प्रिंग। कौन सा सेंटेंस उनसे होने वाले बच्चों के लिए सही है? जो सही है उसको लिखें टी, बोले तो ट्रू, और जो गलत है उसको लिखें एफ, बोले तो फॉल्स। आप इस क्वेश्चन को रोककर सॉल्व करें, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, फिर देखेंगे कितने आपने सही की। अगला क्वेश्चन, ए नॉर्मल मैन हुज फादर वाज हीमोफिलिक मैरी विद ए नॉर्मल वुमेन, द ऑफ स्प्रिंग सेल बी। इसको भी यहां पर पोज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करें आप, ताकि लेक्चर में आपको आगे आभास हो कि आप सही थे या गलत थे। नेक्स्ट, probability of a female child of normal father and hemophilic mother to becoming hemophilia is। ऑप्शन आपके सामने हैं, इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, एक बॉय जिसको क्लासिकल हीमोफीलिया है तो उसके लिए बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या है? ये 5 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। उसके बाद है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करें आप। नेक्स्ट और लास्ट, ए पीडियाट्रिक नर्स एजुकेटर प्रोवाइड ए टीचिंग सेशन। तो निम्न में से कौन सी इंफॉर्मेशन है जो सही है? कौन सी इंफॉर्मेशन है जो सही है? तो इसके बाद अब अपन डिस्कस करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया। इसको अपन डिस्कस करें उससे पहले इसका एक क्विक रिवीजन हो जाए जो मैंने कल आपको पढ़ाया है। शायद यहीं से शुरू किया था अपन ने। हीमोफीलिया, जिसको रॉयल डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है, जो 2 शब्द से मिलकर बना है, हीमो और फीलिया, बोले तो ब्लड से लव करने वाले इंसानों में होने वाली बीमारी हीमोफीलिया कहलाती है। हीमोफीलिया इज ए सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंट डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग आफ्टर ए कट और इंजरी। यानी किसी भी तरह की चोट लगने पर लंबे समय तक ब्लीडिंग होगी। ये तो परिभाषा जो अपन ने कल पढ़ी थी। नेक्स्ट, एटियोलॉजी, इनहेरिटेंट डिसऑर्डर है, माँ बाप से बच्चे में होगा। इसका डिफेक्टिव जीन सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम पर पाया जाएगा। सेक्स क्रोमोसोम पर पाया जाएगा। सेक्स क्रोमोसोम में भी कौन सा? एक्स क्रोमोसोम। तो ये मेल और फीमेल का जीनोटाइप आपके सामने दिखाया है। दोनों एक्स पर डिफेक्टिव जीन लगा हुआ है तो फीमेल को हीमोफीलिया होगा। एक पर लगा हुआ है, मेल में एक पर लगा हुआ है तो हीमोफीलिया होगा। यदि फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम पर है तो वो कैरियर होगी, और उसके अलावा यदि दोनों नॉर्मल हैं एक्स क्रोमोसोम तो वो नॉर्मल होगी। तो ये एटियोलॉजी हो गई। इसके बाद क्लिनिकल फीचर पढ़े थे अपन ने, टाइप्स पढ़े थे अपन ने। हीमोफीलिया ए, जिसका नाम है क्लासिकल हीमोफीलिया, सबसे कॉमन तरह का हीमोफीलिया है। फैक्टर नंबर 8 की कमी की वजह से होता है। हीमोफीलिया बी, जिसको क्रिसमस डिसऑर्डर भी बोलते हैं, यह 9 नंबर के फैक्टर की कमी से होता है। हीमोफीलिया सी, जो 11 नंबर के फैक्टर की कमी से होता है। ध्यान रखने वाली बात, 8 नंबर का फैक्टर, 9 नंबर का फैक्टर
और 11 नंबर का फैक्टर कौन से पाथवे में काम करते हैं कोएगुलेशन के, इंट्रिंसिक पाथवे या एक्सट्रिंसिक पाथवे? आंसर आपको पता है, दे ऑल वर्क्स इन इंट्रिंसिक पाथवे। टाइप्स के बाद क्लिनिकल फीचर पढ़े थे अपन ने। चोट लगने के बाद लंबे समय तक ब्लीडिंग होना, बार बार नेजल ब्लीडिंग होना, बच्चे को उछाल उछाल कर प्रेम नहीं करना है अदरवाइज तो ब्रेन में ब्लीड हो सकता है, जॉइंट खराब होने की संभावना होती है, रिस्क फॉर जॉइंट ब्लीडिंग। डायग्नोसिस में क्या करेंगे? सीबीसी नॉर्मल, ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल, सीटी बढ़ेगा, बट सीटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बताया था अपन ने? एपीटीटी। अगर सीटी एपीटीटी आ जाए और तीसरा ऑप्शन बोथ आए तो आंसर बोथ होगा, परंतु ये दोनों अलग अलग आए तो आंसर एपीटीटी जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल। क्या इलाज करेंगे? इलाज को 3 पोर्शन में बांटा था अपन ने, ए बी सी। क्या सलाह देनी होगी आपको कि वह वो गेम या कोई काम ऐसा ना करे जिससे चोट पहुंचे? शार्प ऑब्जेक्ट से ना खेले, बोले तो ज़्यादा टाइम तक किचन में काम ना करें, फीमेल है काम करना पड़ रहा है तो अपना ध्यान रखें। अगर फिर भी चोट लग गई तो उस पर लंबे समय तक प्रेशर बनाकर रखें, आइस अप्लाई करें और टाइट बैंडेजिंग कर दें। इमरजेंसी मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या लगाएंगे आप? FFP, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। उसके बाद 8 नंबर का फैक्टर एडमिनिस्टर करेंगे और साथ में एक दवाई और बताई थी आपको जो वेजो कंस्ट्रिक्शन का काम करती है, जिसका नाम है डेस्मोप्रेसिन, जिसका नाम है डेस्मोप्रेसिन। तो ये कल के लेक्चर में अच्छे से डिस्कस हो गया था, शायद 100% आपको समझ भी आ गया और याद भी हो गया। अब जो क्वेश्चन आपको बताए हैं शायद आपने वीडियो को रोककर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। अब उन क्वेश्चनों का वास्तविक सॉल्यूशन ढूंढते हैं। हेडिंग लिखी हुई है इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया। देखें, मेल के अंदर 2 संभावनाएं हो सकती, मेल के अंदर 2 संभावनाएं हो सकती हैं। ये मेल की संभावनाएं हैं, या तो मेल नॉर्मल होगा या हीमोफीलिक होगा, या तो मेल नॉर्मल होगा या हीमोफीलिक होगा। ये नॉर्मल मेल का जीनोटाइप मानना है और ये हीमोफीलिया वाले का जीनोटाइप मानना है। अब अपन फीमेल की बात करें तो फीमेल में 3 कंडीशन होना संभावित है। नॉर्मल भी हो सकती हैं, कैरियर भी हो सकती हैं और हीमोफीलिक भी हो सकती हैं। ध्यान रहे, हीमोफीलिया तब होगा जब दोनों एक्स पर डिफेक्टिव जीन आ जाएगा। हीमोफीलिया तब होगा जब दोनों एक्स पर डिफेक्टिव जीन आ जाएगा। केवल एक एक्स पर डिफेक्टिव जीन है तो इसको अपन कैरियर फीमेल बोलेंगे, दोनों नॉर्मल हैं तो नॉर्मल फीमेल बोलेंगे। अब इसके इनहेरिटेंस के क्वेश्चन अपन को सॉल्व करने हैं। तो देखो, वहां पर जो सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया में अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो वहां XX और XY को हटाकर अपन ने सॉल्व किए थे ताकि बार बार ना लिखने पड़े। यहां देखो, सब में कॉमन क्या है जो कि पूरी तरीके से नॉर्मल है, तो यहां दिखाई दे रहा है ये 44 सब में कॉमन है। तो क्यों ना क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए 44 को हटा दिया जाए, केवल XX और XY का इस्तेमाल करें अपन। XX और XY का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करें। जब क्वेश्चन आपसे कहेगा कैरियर, तो कैरियर फीमेल तो एक डिफेक्टिव जीन मान के सॉल्व कर लेंगे। 44 क्रोमोसोम भी हैं उसमें, बट क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आसानी हो तो अपन 44 को हटा देंगे। ध्यान रखने वाली बात, समझने वाली बात कि हीमोफीलिया के केस में फीमेल अक्सर कैरियर होती, फीमेल अक्सर कैरियर होती हैं, मेल कभी भी कैरियर नहीं होते। अधिकांशतः मेल को ही हीमोफीलिया होता है, फीमेल को रेयर में हीमोफीलिया होता है। अभी अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मालूम चलेगा आपको। तो ये इनहेरिटेंस के क्वेश्चन इस तरीके से अपन को इन जीनोटाइप को मानते हुए सॉल्व करने पड़ेंगे। अब यहां अगले पेज में कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, यहां पर फिर से मैं आपसे कहूंगा ये 4 क्वेश्चन हैं, चारों को यहां पर रोककर आप लिखें और सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद आगे का क्लास को आप देखें ताकि मालूम चले कि आपने सही किया या गलत किया।
क्वेश्चन नंबर 1 में फादर को हीमोफीलिया है और मदर नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 2 में फादर नॉर्मल है जबकि मदर कैरियर। क्वेश्चन नंबर 3 में फादर नॉर्मल और मदर को हीमोफीलिया, और क्वेश्चन नंबर 4 में फादर और मदर दोनों को हीमोफीलिया है। तो चारों क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करें, तब जाकर आप आगे की पिक्चर देखें, बोले तो आगे का लेक्चर देखें। तो उम्मीद है सॉल्व कर लिया होगा आपने उसी जीनोटाइप के द्वारा। यहां पर जो रेशो आपको निकालना है वो मेल फीमेल का अलग अलग निकालना है। इतने प्रतिशत मेल में होगा, इतने प्रतिशत फीमेल में होगा, इतनी परसेंट फीमेल कैरियर होंगी, या इतने परसेंट फीमेल नॉर्मल होंगी, या इतने परसेंट मेल हीमोफिलिक होंगे। ये रेशो निकालना है। सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ब्लड ग्रुप, इन सभी के जीन ऑटोसोम पर थे, तो वहां अपन को सेक्स रेशो की जरूरत नहीं पड़ी। इस बीमारी का जीन सेक्स क्रोमोसोम पर है, तो यहां पर अपन को सेक्स रेशो की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखें पहले क्वेश्चन का क्या आपने आंसर निकाला और क्या आंसर आना चाहिए। देखें आप, पहला क्वेश्चन यही लिखा है कि फादर को हीमोफीलिया है। देखो ये फादर का जीनोटाइप लिख दिया अपन ने, ये फादर का जीनोटाइप लिख दिया, ये जीनोटाइप है फादर का XY। यहां पर एक डिफेक्टिव जीन है, उधर देखें मदर का जीनोटाइप लिख दिया XX, यहां पर कोई भी डिफेक्टिव जीन मौजूद नहीं है। अब अपन इनका फ्यूजन कराएं, इस मेल गैमेट का फ्यूजन उस फीमेल गैमेट से कराओ, तो कंडीशन ये मिलेगी XX, एक डिफेक्टिव जीन आएगा। फिर इसी का फ्यूजन उससे दूसरे वाले गैमेट से कराओ, XX, एक डिफेक्टिव जीन आएगा। फिर Y का फ्यूजन X से कराओ, XY, फिर Y का फ्यूजन X से कराओ, XY। देखें कंडीशन में आंसर क्या मिला अपन को, आंसर अपन को मिला कि ये दोनों फीमेल हैं, ये दोनों फीमेल हैं, दोनों कैरियर हैं, और वो दोनों मेल हैं, मेल बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा, हीमोफीलिया क्वेश्चन में किसको था, फादर को था, फादर को हीमोफीलिया था। आंसर क्या निकाला अपन ने कि दोनों फीमेल या डॉटर तो हैं कैरियर और दोनों बेटे हैं नॉर्मल। आंसर देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल सन आर नॉर्मल, सारे के सारे जो सन होंगे वो तो नॉर्मल होंगे। ऑल डॉटर्स आर कैरियर, सारी की सारी डॉटर कैरियर होंगी। इज दैट क्लियर? इट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ गया, दोनों कैरियर आपके सामने हैं और साथ में दोनों के दोनों जो मेल हैं, मेल चाइल्ड हैं, वो नॉर्मल हैं। इट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अपना था फादर तो नॉर्मल है जबकि मदर कैरियर है। अब क्या आंसर निकाला आपने, आपके आंसर से मैच करो। फादर तो है नॉर्मल, सॉल्व करने का तरीका देखें आप, बाद में आंसर देखना, ध्यान सभी आंसर पे लगा रहे हैं। फादर तो है नॉर्मल, ये इसका जीनोटाइप हो गया, फादर का जीनोटाइप हो गया XY। मदर है कैरियर, ये इनका जीनोटाइप हो गया XX। यहां पर एक X पर डिफेक्टिव जीन है क्योंकि क्वेश्चन ने अपन को कैरियर बताया, क्वेश्चन ने अपन को कैरियर बताया है। तो देखें इस X का फ्यूजन इस X से करा दें तो XX, एक डिफेक्टिव जीन। इस X का फ्यूजन इस वाले X से करा दें तो XX, कोई डिफेक्टिव जीन नहीं। इस Y का फ्यूजन इससे कराएं तो XY, इसमें एक डिफेक्टिव जीन। इस Y का फ्यूजन इससे कराएं XY, बिना डिफेक्टिव जीन। ये दोनों बॉय होंगे, ये दोनों मेल चाइल्ड होंगे। आधे तो होंगे हीमोफिलिक और आधे होंगे नॉर्मल, आधे होंगे हीमोफिलिक और आधे होंगे नॉर्मल। ये दोनों फीमेल चाइल्ड होंगे, आधे कैरियर और आधे नॉर्मल, आधे कैरियर और आधे नॉर्मल। तो देखें इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से दें, भले से आप इसका आंसर ऐसे दे सकते हैं 25% फीमेल कैरियर होंगी, 25% फीमेल नॉर्मल होंगी, 25% मेल हीमोफिलिक होंगे, 25% मेल नॉर्मल होंगे। बट यदि मेल को आप 100% मानो, मेल को 100% मानो, कितने मेल हैं यहां पर? 2, आधे नॉर्मल और आधे हीमोफिलिक।
आधे नॉर्मल और आधे हीमोफिलिक। तो देखिए आंसर लिखा हुआ है 50% सन आर हीमोफिलिक और 50% सन आर नॉर्मल। डॉटर को देखो, आधे कैरियर और आधे नॉर्मल। क्या लिखा है? 50% डॉटर आर नॉर्मल एंड 50% डॉटर आर कैरियर। आप 25-25 दे सकते हैं चारों का, बट यदि मेल को 100% माने और फीमेल को 100% माने तो शायद आंसर यही आ रहा होगा। आप साथियों ने भी सॉल्व किया, तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। फादर नॉर्मल, जो अभी अपन क्वेश्चन की बात कर रहे थे, फादर नॉर्मल और मदर को हीमोफीलिया है, तो क्या आंसर आया आपका? आंसर को फिर से देख रहे हो आप? मत देखो, पहले यहां देखो आप। यहां अपन बात कर रहे हैं नॉर्मल फादर हैं, XY जीनोटाइप लिख दिया। यहां मदर को हीमोफीलिया है, XX दोनों पर डिफेक्टिव जीन लगा हुआ है। अब इनका फ्यूजन करा दें आप। इनका फ्यूजन इस X का उस X से कराया, एक डिफेक्टिव जीन, फिर दोबारा कराया दूसरा डिफेक्टिव जीन, फिर Y से कराया हीमोफीलिया वाला सन, फिर Y से कराया हीमोफीलिया वाला सन। ये दोनों सन हैं, ये दोनों सन हैं, दोनों को हीमोफीलिया। ये दोनों डॉटर हैं, दोनों डॉटर कैरियर हैं। ये दोनों डॉटर हैं, दोनों डॉटर कैरियर हैं। क्या आंसर आया अपने पास? ऑल सन आर हीमोफिलिक, ऑल सन आर हीमोफिलिक, ऑल डॉटर्स आर कैरियर। इज दैट क्लियर? इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। कम ऑन टू द लास्ट, जिसको मेरे हिसाब से सॉल्व करने की जरूरत नहीं लगी मुझे। फादर को भी हीमोफीलिया है, मदर को भी हीमोफीलिया है, तो ये तो असंभव सी बात होती है वैसे कि दो हीमोफीलिया वाले की शादी हो जाए। दो हीमोफीलिया वाले की शादी हो जाए तो रेयरेस्ट केस होता है। अगर बाई चांस ऐसा हो गया तो उनसे होने वाले सारे बच्चों को हीमोफीलिया हो। सॉल्व उसी तरीके से करेंगे अपन, तो इसको 100% बच्चे चाहे मेल हो या फीमेल हो सभी को हीमोफीलिया होगा। तो इस तरीके से चारों क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया। अब यहां फिर से यदि मैं आपको बताऊं और रिवाइज कराया जाए तो देखें, इन क्वेश्चनों को गौर से देखें आप, और इन क्वेश्चनों में क्या विशेष बात है उस पर गौर करें। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखें आप, क्या कोई विशेष बात है जो इससे आप सीख पा रहे हैं? फादर को हीमोफीलिया है और मदर नॉर्मल है, और आंसर भी देखें आप। पहला क्वेश्चन पे गौर करें, अपना दिमाग दौड़ाएं, क्या स्पेशल चीज आपको सीखने को मिल रही। दूसरा क्वेश्चन देखें, उसमें भी वही चीज सीखने को मिलेगी। दूसरा क्वेश्चन देखें और फिर आंसर देखें, कुछ स्पेशल चीज आपको सीखने को मिलेगी। तीसरा क्वेश्चन देखें, नॉर्मल फादर और हीमोफिलिक मदर, फिर आंसर देखें, कुछ स्पेशल चीज आपको देखने को मिलेगी। चौथा क्वेश्चन तो रेयर होता है, देखें क्या स्पेशल चीज आपको देखने को मिली। पहले क्वेश्चन का आंसर, सारे के सारे फीमेल चाइल्ड, क्या किसी को हीमोफीलिया हुआ? क्या लिखा हुआ है आंसर में? पहले क्वेश्चन के आंसर में ऑल डॉटर्स आर कैरियर। दूसरे का आंसर देखो, दूसरे क्वेश्चन में भी क्या डॉटर को हीमोफीलिया हुआ? नहीं, नॉर्मल और कैरियर, नॉर्मल और कैरियर। तीसरा क्वेश्चन देखो, ऑल डॉटर्स आर कैरियर, यानी एक विशेष बात देखी, कॉमनली यही संयोग होगा, तो अपन मान सकते हैं कि डॉटर में या फीमेल में सामान्यतः हीमोफीलिया एपियर नहीं होता। फीमेल में सामान्यतः हीमोफीलिया एपियर नहीं होता। दूसरी विशेषता, यानी तीनों क्वेश्चनों में आपने देखा फीमेल को किसी को भी हीमोफीलिया नहीं हुआ। अब दूसरा स्पेशल पॉइंट जो गौर करने वाला है, देखो क्वेश्चन में पिताजी को हीमोफीलिया है, पिताजी को हीमोफीलिया है, सन नॉर्मल है। देखो गौर करो, पिताजी को हीमोफीलिया है, फादर को हीमोफीलिया है, सन नॉर्मल है, हाँ डॉटर कैरियर है। दूसरा क्वेश्चन देखो, मदर कैरियर है,
मदर कैरियर है, हीमोफीलिया किसको हुआ? सन को हुआ। मदर कैरियर है, हीमोफीलिया किसको हुआ? सन को हुआ। तीसरा क्वेश्चन देखो, मदर को हीमोफीलिया है और मदर को हीमोफीलिया है तो सारे सन को भी हीमोफीलिया हो रहा है। फिर से गौर करें क्या विशेषता देखने को मिल रही है। फादर के हीमोफीलिया का डिफेक्टिव जीन डॉटर में जा रहा है, सन नॉर्मल है। फादर का डिफेक्टिव जीन डॉटर में जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखें, मदर कैरियर है, सन को हीमोफीलिया हो रहा है तो मदर का जीन सन में जा रहा है। मदर का डिफेक्टिव जीन सन में जा रहा है, क्रॉसओवर हो रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखें, मदर को हीमोफीलिया है, मदर को हीमोफीलिया है, आंसर देखें सारे सन को हीमोफीलिया है। इसका मतलब मदर का डिफेक्टिव जीन मेनली सन में जा रहा है, यानी फादर का जो डिफेक्टिव जीन होगा वो डॉटर में जाएगा और मदर का जो डिफेक्टिव जीन होगा वो सन के अंदर जाएगा। इज दैट क्लियर? यानी तीनों क्वेश्चनों में दो स्पेशल चीजें आपको सीखने को मिली। पहली चीज ये कि हीमोफीलिया सामान्यतः मेल में ही होता है, फीमेल में नॉर्मली नहीं होता, रेयर टू रेयरेस्ट होता है। अगर तीनों क्वेश्चनों में आपने देखा सामान्यतः इसी तरह की जोड़ियां बनती होंगी। चौथा क्वेश्चन का जरूर अपन बात कर सकते हैं। अब यहां पर सन और डॉटर दोनों को होगा, बट ये रेयरेस्ट कंडीशन है कि दो हीमोफीलिया वालों की शादी हो जाए, तो ये रेयरेस्ट कंडीशन है। अदरवाइज तो अपन मान सकते हैं फीमेल अधिकांशतः कैरियर होती हैं, फीमेल में सामान्यतः हीमोफीलिया नहीं होता, तो हीमोफीलिया केवल मेल में अपीयर होता है। तीन क्वेश्चनों से एक तो ये देखा आपने, और दूसरा पॉइंट आपके द्वारा देखा गया या समझा गया कि फादर का जो डिफेक्टिव जीन है, फादर का जो डिफेक्टिव जीन है वो डॉटर के अंदर ट्रांसमिट होता है। फादर का डिफेक्टिव जीन जाता है डॉटर में, क्रॉसओवर होता है, और मदर का डिफेक्टिव जीन जाता है सन के अंदर। यानी मदर हीमोफिलिक थी तो सारे के सारे सन को हीमोफीलिया हुआ, और फादर हीमोफिलिक थे तो डॉटर कैरियर बनी, तो फादर का डिफेक्टिव जीन डॉटर में जा रहा है, मदर का डिफेक्टिव जीन सन के अंदर जा रहा है। तो इस तरीके से हीमोफीलिया के इनहेरिटेंस के सारे क्वेश्चंस का आपको जवाब मिल गया। अब जो शुरुआत में आपने यदि थोड़ी बहुत मेहनत की होगी उनका भी जवाब ले लें। अब आप क्वेश्चन शुरुआत में दिखाया था, आंसर दें अब आप इसका। एक पीडियाट्रिक नर्स हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है हीमोफीलिया के बारे में, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस डिसऑर्डर वुड द नर्स प्लान टू इंक्लूड इन द डिस्कशन? निम्न में से कौन सी जानकारी को अपने डिस्कशन में इंक्लूड करे? यानी कि तीन जानकारी तो गलत है, एक जानकारी सही है। पहली जानकारी पढ़ो, हीमोफीलिया इज ए वाई लिंक्ड हेरिडिटी डिसऑर्डर। सही है क्या ये? नहीं, गलत है, ए ऑप्शन गलत है। बी पढ़ो, मेल इनहेरिटेंट हीमोफीलिया फ्रॉम देयर फादर। नो, अभी अभी अपन ने पढ़ा है फादर यदि हीमोफीलिक है तो सारे सन नॉर्मल होंगे और डॉटर कैरियर होंगी। ये लाइन क्या कह रही है कि मेल में हीमोफीलिया होता है उनके फादर से, नहीं मदर से होता है। ये वाली लाइन भी गलत है। अगला क्वेश्चन, फीमेल इनहेरिटेंट हीमोफीलिया फ्रॉम देयर मदर। नहीं, ये भी गलत है। अभी अभी अपन ने पढ़ा है कि फीमेल में जो जीन आएगा डिफेक्टिव जीन डॉटर में, वो कहां से आएगा? फादर से। और लाइन क्या कह रही है, कहां से आ रहा है? मदर से। ये भी गलत है। चौथी चीज पढ़ो, हीमोफीलिया ए रिजल्ट फ्रॉम ए डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर नंबर 8। हीमोफीलिया ए होने का कारण होगा फैक्टर नंबर 8 की कमी। अच्छे से पढ़ा है, इट इज ए राइट आंसर। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 या इस क्वेश्चन का आंसर है डी। नेक्स्ट, ए बॉय वाज डायग्नोज एज ए केस ऑफ क्लासिकल हीमोफीलिया। 8 नंबर कम है। द बेस्ट पॉसिबिलिटी इज दैट
पहला ऑप्शन दिया हुआ है वन ऑफ हिज एक्स क्रोमोसोम कोड फॉर डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8। इस कैंडिडेट के एक्स क्रोमोसोम पर 8 नंबर के फैक्टर की कमी होगी। बिल्कुल सही है, यही पढ़ रहे हैं अपन। हिज मदर वाज नॉर्मल, इनकी मदर नॉर्मल होगी। सोचो आप, अगर मदर नॉर्मल है और फादर को हीमोफीलिया है तो फादर से तो जीन डॉटर में जाएंगे। अगर यहां पर सन की बात हो रही है, बोले तो बॉय की बात हो रही है, क्या इनकी मदर का नॉर्मल होना संभव है? मदर तो नॉर्मल हो ही नहीं सकती, या तो हीमोफीलिक होंगी या फिर कैरियर होंगी। क्वेश्चन अपन को बोल रहा है हिज मदर वाज नॉर्मल, नहीं, हो ही नहीं सकता, मदर नॉर्मल नहीं है, ये गलत हो गया। तीसरा, हिज ऑटोसोम कैरी द म्यूटेंट जीन फॉर हीमोफीलिया, यानी इसमें हीमोफीलिया का म्यूटेंट जीन ऑटोसोम पर होगा। बिल्कुल ही गलत है, सेक्स क्रोमोसोम पर होगा। चौथा, हिज फादर हैज हीमोफीलिया एंड मदर वाज नॉर्मल, हो ही नहीं सकता। अभी अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है अपन ने, फादर को हीमोफीलिया है और मदर नॉर्मल है, तो सारी डॉटर कैरियर होंगी और सारे सन नॉर्मल होंगे, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। पांचवा, हिज फादर वाज नॉर्मल एंड मदर हैज हीमोफिलिक, यस, अगर मदर को हीमोफीलिया है तो उससे होने वाले सारे मेल चाइल्ड को हीमोफीलिया होगा। क्वेश्चन सॉल्व किया अपन ने, ऑल मेल चाइल्ड आर हीमोफिलिक, तो ये पांचवा ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपन से, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सही कौन कौन से हैं? पहला और पांचवा। पहला और पांचवा किसमें दिया हुआ है? डी। सो द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज डी। इज दैट क्लियर? एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मिलान कर लें अपने से जो आपने आंसर दिया था। अब यहां पर अगला क्वेश्चन, पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें। ये सॉल्व होने का मतलब हीमोफीलिया का, इनहेरिटेंस का कोई क्वेश्चन आ जाए गलत हो ही नहीं सकता। सही और गलत आपको बताना है, जो सही है वो ट्रू और जो गलत है वो फॉल्स। सही है वो ट्रू और गलत है वो फॉल्स। तो देखें आप, ए नॉर्मल फीमेल हुज फादर वाज हीमोफिलिक, यहीं से शुरू करें। फीमेल क्या है यहां पर? नॉर्मल है। ये लो नॉर्मल का जीनोटाइप एक्स एक्स। फीमेल, ए नॉर्मल फीमेल हुज फादर वाज हीमोफिलिक मैरी विद ए नॉर्मल मेल, ये मेल का जीनोटाइप। नॉर्मल मेल से शादी हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर करेक्ट रिगार्डिंग द ऑफस्प्रिंग? मेल भी नॉर्मल है, फीमेल भी नॉर्मल है, सीधा सा मतलब है होने वाले बच्चे भी नॉर्मल होंगे, तो अपन बोल दें ऑल सन आर नॉर्मल। इसका आंसर क्या बोले अपन? ऑल चाइल्ड आर नॉर्मल, यानी सारे के सारे बच्चे नॉर्मल होंगे। ये तो तब सॉल्व हो रहा है जब अपन नॉर्मल नॉर्मल से बात कर रहे हैं, बट क्वेश्चन ने ये एक स्पेशल लाइन अपन को बोल दी, इससे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। एक नॉर्मल फीमेल जिनके फादर को हीमोफीलिया था, ये फीमेल नॉर्मल है, इसका मतलब सिम्टम नहीं है इसमें, बट इनके फादर को हीमोफीलिया था। ये इनके फादर का जीनोटाइप मान लो, इनको हीमोफीलिया था। और मदर को क्या माने? मदर फिर नॉर्मल थी। मदर को क्या माने? मदर फिर नॉर्मल थी। सोचो, इनके फादर को हीमोफीलिया था और मदर नॉर्मल थी। अब इनसे होने वाली डॉटर देखो, एक्स एक्स एक डिफेक्टिव जीन, फिर एक्स एक्स एक डिफेक्टिव जीन। ध्यान हो तो पहला यही तो क्वेश्चन सॉल्व किया था अपन ने, फादर को हीमोफीलिया है तो ऑल डॉटर्स आर कैरियर, ऑल डॉटर्स आर कैरियर। इसका मतलब ये माने अपन कि क्वेश्चन भले से शुरुआत में नॉर्मल फीमेल बोल रहा है, बट बेसिक तौर पर यह नॉर्मल फीमेल नहीं है, क्योंकि इनके पिताजी को हीमोफीलिया था, और पिताजी को हीमोफीलिया होने का मतलब है एक डिफेक्टिव जीन जरूर गया होगा इनके अंदर, तो नॉर्मल नहीं है ये, बल्कि क्या है ये? कैरियर।
नॉर्मल नहीं है बल्कि क्या है, ये कैरियर हैं। अब इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका फ्यूजन इससे करा दिया, एक्स एक्स एक डिफेक्टिव जीन आया, इसका फ्यूजन इससे करा दिया एक्स वाई, ये सन है और डिफेक्टिव जीन आ गया, इसका मतलब हीमोफीलिया हो गया। एक्स एक्स कोई डिफेक्टिव जीन नहीं, एक्स वाई कोई डिफेक्टिव जीन नहीं। गौर करें आप यहां, ये डॉटर ये भी डॉटर, इनमें से 50% डॉटर को तो है, 50% डॉटर तो है कैरियर और 50% है नॉर्मल। सन को भी देख लें, ये सन हीमोफीलिया, ये सन नॉर्मल, आधे हीमोफीलिक हैं आधे नॉर्मल है। क्या क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन की सही और गलत बताओ, सही और गलत बताओ। सही है तो ट्रू बोल दो, गलत है तो फॉल्स बोल दो। तो देखो पहला ऑप्शन पढ़ो, ऑप्शन ए, ऑल सन आर नॉर्मल, सारे सन नॉर्मल होंगे नहीं, गलत है, बोले तो फॉल्स, बोले तो फॉल्स। इसके बाद नेक्स्ट, ऑल सन आर हीमोफिलिक, ऑल सन आर हीमोफिलिक, सारे सन को हीमोफीलिया होगा नहीं, आधे नॉर्मल होंगे, ये भी गलत है, बोले तो फॉल्स। सम सन आर नॉर्मल, कुछ सन नॉर्मल होंगे, यस, बोले तो ट्रू। ऑल चाइल्ड आर नॉर्मल नहीं, बोले तो फॉल्स। सम सन आर हीमोफिलिक, कुछ सन को हीमोफीलिया होगा, यस, बोले तो ट्रू। ऑल डॉटर आर कैरियर, ऑल डॉटर्स आर कैरियर, सारी डॉटर कैरियर होंगी नहीं, आधी कैरियर हैं और आधी नॉर्मल है, तो ये गलत सेंटेंस है, बोले तो फॉल्स। नेक्स्ट, ऑल डॉटर आर हीमोफिलिक, नहीं, हीमोफिलिक हीमोफीलिया किसी भी डॉटर में एपियर नहीं होगा। ऑल डॉटर आर नॉर्मल, सारी डॉटर नॉर्मल होंगी नहीं, आधी डॉटर कैरियर हैं, यह भी फॉल्स है। सम डॉटर आर कैरियर, यस इट इज राइट, कुछ डॉटर कैरियर हैं, आधी कैरियर हैं, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, ट्रू। सम डॉटर आर नॉर्मल, ये भी सही है, कुछ डॉटर नॉर्मल हैं, दैट इज ऑल्सो ट्रू। सम डॉटर आर हीमोफिलिक, कुछ डॉटर को हीमोफीलिया है, नो, किसी भी डॉटर को हीमोफीलिया नहीं है, सो दैट्स वाई आंसर इज फॉल्स। इज दैट क्लियर? ए ऑप्शन में फॉल्स, बी में फॉल्स, सी में ट्रू, डी में फॉल्स, ई में ट्रू, एफ में फॉल्स, जी एच में फॉल्स, आई और जे ऑप्शन में ट्रू और लास्ट के ऑप्शन में फॉल्स। तो शायद मीनिंग समझ में आ गया। क्वेश्चन ने थोड़ा सा घुमाकर अपन से पूछा और शायद इसका सॉल्यूशन आपको मिल गया। आगे बढ़े अब आप। नेक्स्ट, ए नॉर्मल मैन whose father was hemophilic marry a normal woman, the offspring shall be। देखें अब आप क्या क्वेश्चन कह रहा है। सबसे पहले इसी पर आए, केवल थोड़ा सा चेंज कर दिया है। यहां मेल मैन नॉर्मल है, ये नॉर्मल, नॉर्मल का मीनिंग ये जीनोटाइप। हुज फादर वाज हीमोफिलिक, जिनके फादर को हीमोफीलिया था, मैरी विद ए नॉर्मल वुमेन, नॉर्मल वुमेन से शादी हो रही है, ये नॉर्मल वुमेन का जीनोटाइप है। बट क्वेश्चन ने फिर से यहां पर एक ट्विस्ट डाल दिया, जिनके पिताजी को हीमोफीलिया था, जिनके पिताजी को हीमोफीलिया था। गौर करें आप, पिताजी को हीमोफीलिया होने का मतलब उनका जीनोटाइप ये रहा होगा, ये एक्स पर डिफेक्टिव जीन। अच्छा, मदर क्या थी, तो मदर को नॉर्मल मान लो। अब देखें, ये एक्स का फ्यूजन एक्स से हुआ, एक्स एक्स एक डिफेक्टिव जीन, फिर एक्स का फ्यूजन एक्स से हुआ, एक डिफेक्टिव जीन, फिर यहां पर एक्स वाई नॉर्मल, लास्ट में भी एक्स वाई नॉर्मल। तो अगर इनके पिताजी हीमोफीलिया से ग्रसित भी हैं तो यहां पर लड़के को कोई दिक्कत नहीं आएगी, सन को दिक्कत नहीं आएगी, डॉटर कैरियर होंगी। इसका मतलब है सन तो नॉर्मल ही होगा, सन तो नॉर्मल ही होगा, डॉटर में जाएगा फादर का डिफेक्टिव जीन।
ये कह रहा है मैन के बारे में बात कर रहा है, उनके पिताजी को हीमोफीलिया था, होने दो, उसमें जीन नहीं आया, डॉटर में गया, डॉटर कैरियर हुई। इसका मतलब नॉर्मल की शादी नॉर्मल से हो रही है, नॉर्मल की शादी नॉर्मल से हो रही है। अब इसका आंसर दो, व्हाट इज द राइट आंसर? ऑल आर नॉर्मल, सारे के सारे बच्चे नॉर्मल होंगे, क्योंकि यहां पर फादर के फादर या मैन है उसके फादर को हीमोफीलिया है, तो वहां पर कैंडिडेट में जीन नहीं आया, वो डॉटर में गया होगा, तो नॉर्मल की शादी नॉर्मल से हो रही है, इनसे होने वाले सारे के सारे बच्चे नॉर्मल होंगे। आगे बढ़े आप, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल चाइल्ड ऑफ नॉर्मल फादर एंड हीमोफिलिक मदर टू बिकमिंग हीमोफीलिया इज। देखिए, गर्ल चाइल्ड के या फीमेल चाइल्ड के हीमोफीलिया होने की संभावना होगी यदि फादर तो है नॉर्मल, फादर तो है नॉर्मल, ये जीनोटाइप फादर का हो गया, और मदर को है हीमोफीलिया, मदर को है हीमोफीलिया। ध्यान हो तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कराया था, इसका आंसर आया था 100% सन के अंदर हीमोफीलिया होगा और 100% डॉटर कैरियर होंगी। सारे सन हीमोफीलिक होंगे और सारी डॉटर कैरियर होंगी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? फीमेल में हीमोफीलिया होने की संभावना, यानी इनसे जो फीमेल चाइल्ड होगा, इनसे जो फीमेल चाइल्ड होगा उनमें हीमोफीलिया होगा या नहीं होगा। इसी तरीके से सॉल्व किया था अपन ने। XX एक डिफेक्टिव जीन, XX फिर से एक डिफेक्टिव जीन, XY डिफेक्टिव जीन आ गया, हीमोफीलिया हो गया, XY डिफेक्टिव जीन आ गया, हीमोफीलिया हो गया। डॉटर 2 हैं, दोनों कैरियर हैं, हीमोफीलिया नहीं हो रहा। डॉटर 2 हैं, दोनों कैरियर हैं, हीमोफीलिया नहीं हो रहा। क्वेश्चन कह रहा है हीमोफीलिया होने की संभावना 0%, हीमोफीलिया होने की संभावना, व्हाट इज द राइट आंसर? 0%। हां, यदि क्वेश्चन अपन से बोलता कि यहां पर फादर को हीमोफीलिया है और मदर को भी हीमोफीलिया है, तो फिर आंसर 100% जाता। बट यहां पर बोला गया है कि फीमेल चाइल्ड के हीमोफीलिया होने की संभावना कितने % होंगी? यदि मदर हीमोफीलिक है तो मदर का डिफेक्टिव जीन तो सन में जा रहा है और फादर का डिफेक्टिव जीन डॉटर में जा रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0%। इज दैट क्लियर? तो ये सारे के सारे क्वेश्चनों का समाधान आपको मिल गया, शायद टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ये हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया के आपके टॉपिक कंप्लीट होते हैं। ब्लड में अपन ने सारा का जो पॉइंट बचे हुए थे वो डिस्कस कर लिए। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट अपन ने पढ़ ली, प्लाज्मा, प्लाज्मा प्रोटीन अपन ने पढ़ लिया, सारी ब्लड सेल का निर्माण अपन ने पढ़ लिया, दुनिया में सारे तरह के एनीमिया को अपन ने पढ़ लिया। 2 बचे हुए थे जिन पर भी डिस्कशन हो गया, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया। ये बाद में पढ़ाने का उद्देश्य इतना सा था कि जो अपन ने ब्लड ग्रुप पढ़ा उससे इनहेरिटेंस के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो। अदरवाइज तो इनहेरिटेंस के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में अपन को टाइम लगता, इस वजह से ये लास्ट में पढ़ाया गया। और लास्ट में जो जिसका डिफेक्टिव जीन सेक्स क्रोमोसोम पर है, हीमोफीलिया, वो भी पढ़ लिया। बीच में अपन ने क्लॉटिंग पढ़ी थी, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड पढ़ा था, फिर क्लॉटिंग फैक्टर पढ़े, एंटी कोगुलेंट पढ़ा, उसके बाद अपन ने पढ़ा बीटीसीटी। बीटीआर मेनली डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ प्लेटलेट, फंक्शन ऑफ प्लेटलेट। बीटी या ब्लडिंग टाइम में जो बीमारी होती है जिसमें को ब्लडिंग डिसऑर्डर बोलते हैं, उसका नाम है परप्यूरा, वो मैंने पढ़ा दिया। सीटी बोले तो क्लॉटिंग टाइम, क्लॉट होने में लगने वाला समय, इट मेनली डिपेंड अपॉन क्लॉटिंग फैक्टर। नॉर्मल रेंज पढ़ा दी। क्लॉटिंग डिसऑर्डर में ये बढ़ जाता है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर का क्या नाम है? हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया को टोटली आपको पढ़ा दिया गया। 2-3 समय अंतराल बचे हुए हैं जिन पर भी अपन यहां डिस्कस कर लेते हैं, दैट आर द पीटी, आईएनआर और एपीटीटी। तो अगला जो समय अंतराल अपन पढ़ेंगे उसका नाम होगा पीटी, बोले तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम।
प्रोथ्रोम्बिन टाइम। क्या होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, क्या होता है INR, इस पर डिस्कस करेंगे अब। देखें, प्रोथ्रोम्बिन टाइम का मतलब है प्रोथ्रोम्बिन से लेना देना होगा कुछ, किस तरीके से जांच करते हैं वो भी पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले जो पढ़ा हुआ है उसका एक रिवीजन करा दूं मैं। सारे के सारे क्लॉटिंग फैक्टर का निर्माण लीवर में होता है। क्लॉटिंग फैक्टर का निर्माण करने के लिए नेसेसरी विटामिन का नाम होता है विटामिन के, और विटामिन के से बनने वाले मेन फैक्टर होते हैं 2, 7, 9 और 10। ध्यान हो तो जब पढ़ाया था तो इस पर गोला किया था कि विटामिन के सबसे ज्यादा कौन से फैक्टर को बनवाता है, 2 नंबर के फैक्टर को। अब 2 नंबर का फैक्टर कौन सा होता है, तो यहां पर नाम लिख रहा हूं मैं, प्रोथ्रोम्बिन होता है। 1 नंबर पर तो होता है फिब्रिनोजन और 2 नंबर पर होता है प्रोथ्रोम्बिन। देखें, ये पुरानी नॉलेज है जिसका भली भांति आपको पता है। यहां अपन बात करें प्रोथ्रोम्बिन किस तरीके से काम करता है, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। अच्छा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कौन कन्वर्ट कराता है? एक तरीके से टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। कौन कन्वर्ट कराता है? टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, जिससे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता है, जिससे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता है। बोले तो एक्सट्रिंसिक पाथवे में काम करता है। और जैसे ही थ्रोम्बिन बन जाता है, यह थ्रोम्बिन क्या काम कराता है? यह थ्रोम्बिन क्या काम कराता है? यह फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कराता है। ये ही क्लॉटिंग की मैकेनिज्म है जो अपन ने पढ़ी है। देखो क्या, प्रोथ्रोम्बिन क्या काम करता है? थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। थ्रोम्बिन क्या काम करेगा? फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कराएगा। यहां पर जब प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है तो पढ़ा है अपन ने, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर काम आता है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण एक्सट्रिंसिक पाथवे के द्वारा होता है और इंट्रिंसिक के द्वारा भी होता है। अभी अपन एक्सट्रिंसिक की बात करें। एक्सट्रिंसिक पाथवे की शुरुआत कौन करता है? टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। एक्सट्रिंसिक पाथवे की शुरुआत कौन करता है? टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब देखें, यदि किसी कारण से ये सारी चीजें अपने पास अवेलेबल हों, ये सारी चीजें अपने पास अवेलेबल हों, परंतु प्रोथ्रोम्बिन की अवेलेबिलिटी कम हो, यदि किसी कारण से प्रोथ्रोम्बिन की अवेलेबिलिटी कम हो और बाकी सारी चीजें अवेलेबल हो, तो यदि प्रोथ्रोम्बिन कम है मेरे ब्लड में, यदि प्रोथ्रोम्बिन कम है मेरे ब्लड में, तो यह क्लॉट होने में ज्यादा समय लगाएगा, यह क्लॉट होने में ज्यादा समय लगाएगा। केवल इसी बात का पता लगाने के लिए अपन प्रोथ्रोम्बिन टाइम चेक करते हैं कि इंसान के ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन नॉर्मल है या कम है, नॉर्मल है या कम है। इसीलिए इस समय अंतराल को प्रोथ्रोम्बिन टाइम के नाम से जाना जाता। कैसे? यदि मैं 1 साल से विटामिन के नहीं खा रहा हूं, 1 साल से विटामिन के नहीं खा रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यूं मानो मेरे ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन के मॉलिक्यूल हैं 100, मेरे ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन के मॉलिक्यूल हैं 100 और विटामिन के मॉलिक्यूल भी हैं 100। इसका मतलब है प्रोथ्रोम्बिन मेरे ब्लड में नॉर्मल मात्रा में है। नॉर्मल मात्रा कितनी है इसकी? 100। अब जब क्लॉटिंग का एक्सट्रिंसिक पाथवे चलता है तो यहां पर क्लॉट होने में समय लगता है 10 से 14 सेकेंड। यानी प्रोथ्रोम्बिन बनने के बाद क्लॉट होने में, प्रोथ्रोम्बिन बनने के बाद, इससे पहले जो पाथवे चलता है उसमें अलग समय लगता है। प्रोथ्रोम्बिन बनने के बाद प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन और फिर फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनने में कितना समय लगता है? 10 से 14 सेकंड। नॉर्मल बात कर रहे हैं अभी अपन, फिर से समझिए आप। विटामिन के मैं जो खा रहा हूं, मेरा नॉर्मल लेवल में कितने मॉलिक्यूल है? 100। जब विटामिन के 100 हैं तो यह भी नॉर्मल बनेगा, इसकी भी नॉर्मल वैल्यू कितनी माने अपन? 100। प्रोथ्रोम्बिन के कितने मॉलिक्यूल हैं? 100। उसके अलावा प्रोथ्रोम्बिन से फिब्रिन बनने तक का जो समय है वो 10 से 14 सेकंड है।
कितना समय है? 10 से 14 सेकंड है। अब गौर करें, यदि मैंने विटामिन के खाना बंद कर दिया, किसी भी कारण से विटामिन के खाना बंद कर दिया, मेरे शरीर में विटामिन के मॉलिक्यूल रह गए 50। कितने थे पहले? 100। अब कितने रह गए? 50। तो प्रोथ्रोम्बिन भी घट जाएगा, क्योंकि विटामिन के से सबसे ज्यादा क्या बनता है? प्रोथ्रोम्बिन। ये भी 50 रह गए। अब सोचो, ये सारे की सारी चीजें मिलें, ये सारी चीजें मिलें, परंतु मेरे ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन ही कम है, तो अब इन सारी चीजों को मिलाकर प्रोथ्रोम्बिन से फिब्रिन में कन्वर्ट होने का जो समय है, क्या अभी भी वो 10 से 14 सेकंड रहेगा? इसका मतलब है 10 से 14 सेकंड तो नहीं रहेगा। पॉसिबिलिटी है कि ये 30 सेकंड हो जाए, 40 हो जाए, 50 हो जाए। बताओ, समय बढ़ेगा? क्लॉटिंग होने में ज्यादा समय लगेगा, क्लॉटिंग होने में ज्यादा समय लगेगा। इसका मीनिंग या पहलू कहां से सीखा है अपन ने? विटामिन के यदि कम होगा, फिर से समझें, शुरू से यह पढ़ा रहा हूं मैं कि विटामिन के लीवर के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर का निर्माण कराता है। कौन कौन से का कराता है? 2 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। सबसे ज्यादा किसका कराता है? 2 नंबर का कराता है। 2 नंबर पे कौन सा है? प्रोथ्रोम्बिन। अच्छा, प्रोथ्रोम्बिन से क्या काम करता है? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की प्रेजेंस में थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। थ्रोम्बिन जो है वो फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। जो शुरुआती पाथवे है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर वाला, उसको छोड़ो आप। प्रोथ्रोम्बिन से फिब्रिन में कन्वर्ट होने तक का समय 10 से 14 सेकंड लगता है। कितना समय लगता है? 10 से 14 सेकंड। परंतु यदि अपनी बॉडी में प्रोथ्रोम्बिन ही कम हो जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन ही कम हो जाएगा, तो यह समय 10 से 14 सेकंड नहीं रहेगा, बल्कि बढ़ जाएगा। कितना? 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड तक हो सकता है। और यह कंडीशन कब डेवलप होगी? जब बॉडी में किस चीज की कमी आएगी? विटामिन के की। किस चीज की कमी आएगी? विटामिन के की कमी आएगी। तो विटामिन के की कमी आने का परिणाम होगा प्रोथ्रोम्बिन की कमी आएगी, और प्रोथ्रोम्बिन की कमी आने का परिणाम होगा यह प्रोथ्रोम्बिन फिब्रिन बनाने में ज्यादा समय लगाएगा, तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ जाएगा। प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ जाएगा। नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम कितना होता है? 10 से 14 सेकंड। नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम कितना होता है? 10 से 14 सेकंड। कौन कौन सी अवस्था में यह बढ़ सकता है? कौन कौन सी अवस्था में यह बढ़ सकता है? अभी कैसे जांच करते हैं वो भी पढ़ेंगे अपन। देखिए कौन कौन सी अवस्था में बढ़ेगा ये। यदि मैं अपनी डाइट में विटामिन के लेना बंद कर दूं, वो फूड खाना बंद कर दूं जिनके अंदर विटामिन के है, बताओ विटामिन के खाना बंद कर दिया, मेरे शरीर में प्रोथ्रोम्बिन का लेवल कम हो गया। प्रोथ्रोम्बिन कम होगा तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ेगा। प्रोथ्रोम्बिन कम होगा तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ेगा। तो पहली चीज, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के इन डाइट। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के इन डाइट नंबर 1, जिसके अंदर प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ेगा। नंबर 2, यदि कोई एल्कोहलिक मरीज है और उसका लीवर खराब हो जाए, बताओ लीवर खराब हो गया तो विटामिन के एक्शन तो यहीं पर दर्शा रहा है क्लॉटिंग फैक्टर को बनाने का। आप भली बात ही जानते हैं कि लीवर सिरोसिस के अंदर विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं, और जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद भी विटामिन के लगाते हैं, क्योंकि बच्चे का लीवर इमेच्योर होता है। बच्चे का लीवर इमेच्योर होता है तो जनरल सा मीनिंग है लीवर सिरोसिस या लीवर डैमेज यदि होगा तो इंसान में विटामिन के की वैल्यू कम। विटामिन के कम होगा तो प्रोथ्रोम्बिन की वैल्यू भी कम, और प्रोथ्रोम्बिन की वैल्यू कम होगी तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर? कंडीशन नंबर 3, यदि लार्ज इंटेस्टाइन में किसी इंसान के खराबी है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो रखा है या कोलन का कैंसर हो रखा है, तो अपन ने पढ़ा है अच्छे से विटामिन के का काफी हिस्से का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में खराबी है तो विटामिन के का एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होगा, शरीर में विटामिन के की वैल्यू कम होगी, साथ में प्रोथ्रोम्बिन भी कम होगा,
और प्रोथ्रोम्बिन कम होने का परिणाम प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? उसके अलावा लास्ट और चौथा पॉइंट, वारफेरिन थेरेपी चला रखी है आपने, इंसान में वारफेरिन थेरेपी चला रखी है। बताओ वारफेरिन कौन सी चीज को बाइंड करती है? विटामिन के को। विटामिन के बाइंड हुआ तो बॉडी में प्रोथ्रोम्बिन की वैल्यू कम। प्रोथ्रोम्बिन की वैल्यू यदि कम होती है तो समझ सकते हैं आप, प्रोथ्रोम्बिन कम होने का परिणाम प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या होगा? बढ़ेगा। अब डिजायरेबल रेंज क्या होती है उस पर अपन को डिस्कस करना है। तो अगले पॉइंट में सबसे पहले तो आप ये सीखो कि पीटी चेक कैसे करते हैं। ये आपका सैंपल लिया, सबसे पहले तो माइंड में घुमाओ सैंपल किस में लें अपन, ईडीटीए में या प्लेन वायल में? तो इसके लिए वैक्यूमेटेड वायल आती है जिसको पीटी वायल बोलते हैं। क्या पीटी वायल के अंदर एंटीकोगुलेंट होता है? क्या पीटी वायल में एंटीकोगुलेंट होता है? तो आंसर है यस, पीटी वायल में एंटीकोगुलेंट होता है। अदरवाइज तो यहां पर क्लॉटिंग कैसे कराएंगे अपन? यहां अपन डिस्कस करें, ये पीटी वायल ली, एंटीकोगुलेंट डाला हुआ है, इसका मतलब अब इसकी क्लॉटिंग नहीं होगी। अब इसको लेबोरेटरी में ले जाया गया। लेबोरेटरी में जब अपन इसको ले जाएंगे, यहां पर अपन को क्लॉट देखना है कितनी देर में होता है। यहां पर अपन को क्लॉट देखना है कितनी देर में होता है। तो देखें, क्लॉट देखने के लिए क्या करें? अब इसमें क्लॉटिंग हो जाएगी, क्या करें? क्लॉटिंग कराने के लिए ईडीटीए को बाहर निकाल दो। क्लॉटिंग को कौन रोक रहा है? ईडीटीए। तो ईडीटीए को बाहर निकाल दो। अब ईडीटीए को कैसे बाहर निकाल दें? ये तो घुल गया। ईडीटीए को कैसे बाहर निकाल दें? ये तो ब्लड में मिक्स हो गया। अच्छा, ईडीटीए के इफेक्ट को खत्म करना है तो कैल्शियम दे दो। ईडीटीए का एंटीडोट कौन सा होगा? भली बाती जानते हैं आप, कैल्शियम। तो जब ये लैब में आया, जब ये सैंपल लैब में आया, तो मैंने जांच के लिए सबसे पहले तो इसमें कैल्शियम डाला। सबसे पहले तो इसमें क्या डाला? कैल्शियम, जिससे ईडीटीए का इफेक्ट नल्लीफाई हो गया। और कैल्शियम डालने के तुरंत बाद मैंने इसमें डाला टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। तुरंत बाद मैंने इसमें डाला टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। अच्छा, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जैसे ही मैंने डाला, यह 10 से 14 सेकंड में क्लॉट हो गया। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जैसे ही मैंने इसमें डाला, यह 10 से 14 सेकंड में क्लॉट हो गया। तो ये जो 10 से 14 सेकंड इसने क्लॉट होने में लिए, इसी को अपन बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम। इसी को नाम दिया जाता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो जब आप प्रोथ्रोम्बिन टाइम चेक करते हो, ईडीटीए में सैंपल ले जाते हो, तो पहले तो कैल्शियम डालो, फिर टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन डालो। और टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन आप जैसे ही डालेंगे, यह 10 से 14 सेकंड में क्लॉट हो जाएगा। तो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन डालने के बाद ब्लड को क्लॉट होने में लगने वाला समय अंतराल पीटी कहलाता है। बोले तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम। प्रोथ्रोम्बिन टाइम की नॉर्मल रेंज कितनी होगी? आंसर है 10 से 14 सेकंड। प्रोथ्रोम्बिन टाइम की नॉर्मल रेंज कितनी होगी? आंसर है 10 से 14 सेकंड। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन डाला है इस पर्टिकुलर जांच में आपने, बहुत अच्छे से आपको ज्ञान है कि टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन कौन से पाथवे में काम करता है। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन कौन से पाथवे में काम करता है? आंसर है एक्सट्रिंसिक पाथवे। कौन से पाथवे में काम करता है? आंसर है एक्सट्रिंसिक पाथवे। ध्यान हो तो अच्छे से लिखाया था, अच्छे से बताया था। एक्सट्रिंसिक पाथवे की शुरुआत टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन के द्वारा की जाती है। इसका मतलब है यदि मेरा ब्लड सैंपल लेकर मेरा पीटी चेक करो और मेरे अंदर विटामिन के की वैल्यू भी कम है, लीवर भी सही है, और उसके बाद ये नॉर्मल आ रहा है, तो इसका मतलब सब कुछ नॉर्मल है। अगर ये कम ज्यादा आ रहा है, अगर ये कम ज्यादा आ रहा है, तो क्या अंदाजा लगाएंगे अपन गड़बड़ कौन से पाथवे में संभावित है? एक्सट्रिंसिक पाथवे में। गड़बड़ कौन से पाथवे में संभावित है? आंसर है एक्सट्रिंसिक पाथवे में। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे में हुई किसी भी गड़बड़ का पता लगाने के लिए
जो समय अंतराल अपन चेक करते हैं, व्हाट इज दिस, दैट इज द प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम कौन से पाथवे की जानकारी अपन को देता है? एक्सट्रिंसिक पाथवे। कौन से पाथवे में गड़बड़ी का पता लगेगा? एक्सट्रिंसिक पाथवे नंबर 1। उसके अलावा अपन बात करें, यदि किसी इंसान को आप वारफेरिन दे रहे हो, यदि किसी इंसान को आप वारफेरिन दे रहे हो, वारफेरिन का सीधा सा मतलब है विटामिन के की वैल्यू को कम करेगी। तो जिस इंसान में वारफेरिन चल रही है, जिस इंसान में वारफेरिन चल रही है, वो उसमें विटामिन के नॉर्मल नहीं होगा बल्कि विटामिन के कम होगा। अच्छा, विटामिन के यदि कम होगा तो सीधा सा मतलब है क्या पीटी नॉर्मल मिलेगा? नहीं। तो ऐसे इंसानों में जिनमें वारफेरिन चल रही है, वहां पर प्रोथ्रोम्बिन टाइम की नॉर्मल वैल्यू मानी जाती है 28 से 42 सेकेंड। नॉर्मल वैल्यू मानी जाती है 28 से 42 सेकेंड। अगर किसी इंसान में आप वारफेरिन चला रहे हो और उसका हर महीने या 2 महीने में प्रोथ्रोम्बिन टाइम चेक कर रहे हो और वो 28 से 42 के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब डिजायरेबल है। अगर मान के चलो आपने वारफेरिन की गोली चला रखी है 5 मिलीग्राम, और 5 मिलीग्राम की गोली सप्ताह में 5 दिन तक लेनी है, 5 मिलीग्राम की गोली सप्ताह में 5 दिन के लिए चला रखी है। 2 महीने बाद आपके पास मरीज आया, उस मरीज का पीटी आता है 22 सेकेंड। वारफेरिन की गोली चल रही है, उसका पीटी आता है 22 सेकेंड। अच्छा, 22 सेकेंड का मतलब नॉर्मल हुआ या कम हुआ? तो आंसर आपके सामने है कि कम हुआ। कम से कम 28 तो आना चाहिए। क्यों चला रखी है वारफेरिन? ताकि थ्रोम्बस ना बने। क्यों, कैसे नहीं बनेगा थ्रोम्बस? बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर की वैल्यू कम रहेगी। तो यहां पर 22 सेकेंड कम है, 22 सेकेंड कम है। इसका मतलब है इस गोली की डोज बढ़ा दो भैया, 6 मिलीग्राम 6 दिन तक ले। 6 मिलीग्राम कितने दिन तक चलानी है? 6 दिन तक। 1 महीने की गोली लिख दो, घर भेज दो। 1 महीने बाद फिर आया, फिर से अपन ने पीटी कराया, फिर से अपन ने पीटी कराया। इस बार पीटी आता है 56 सेकेंड। प्रोथ्रोम्बिन टाइम कितना आता है? 56 सेकेंड। सोचो, 56 सेकेंड आना चाहिए क्या? नहीं। इसका मतलब विटामिन के बॉडी में ज्यादा कम हो गया, तो ब्लड ज्यादा पतला हो गया, और ज्यादा पतला होने का मतलब है अब इसको चोट लगेगी तो ज्यादा समय तक ब्लीडिंग होगी। ज्यादा आ रहा है, 42 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। अब फिर से क्या विचार करेंगे, चलो 6 दिन चलने दो, पर 6 मिलीग्राम नहीं 5 मिलीग्राम की गोली चलने दो। 6 मिलीग्राम नहीं 5 मिलीग्राम की गोली चलने दो। तो इस गोली को अपन ने 5 मिलीग्राम कर दी। 5 मिलीग्राम की गोली 6 दिन चलने दो। 1 महीने की दवाई लिख दो। 1 महीने बाद फिर आया, 1 महीने बाद फिर आया, और 1 महीने बाद अब उसकी अपन ने रिपोर्ट कराई, तो उसकी रिपोर्ट आती है 40 सेकेंड। इसका मतलब 40 सेकेंड तो डिजायरेबल है, 40 सेकेंड तो डिजायरेबल है। तो विटामिन के की जो डोज अपन सेट करते हैं, सॉरी वारफेरिन की डोज जो अपन सेट करते हैं कि 5 मिलीग्राम चलानी है या 6 मिलीग्राम, 5 दिन चलाऊं, 6 दिन चलाऊं या 7 दिन चलाऊं, ज्यादा तो नहीं चल रही है, कम तो नहीं चल रही है। सोचो मैं वारफेरिन खा रहा हूं, मेरी बॉडी में विटामिन के कम होगा, क्लॉटिंग फैक्टर खासकर प्रोथ्रोम्बिन कम होगा। बहुत ज्यादा कम होने का मतलब है ब्लड बहुत ज्यादा पतला हो गया। अच्छा, यदि विटामिन के कम नहीं होता है तो ब्लड अभी भी गाढ़ा है, इसका मतलब है दवाई का असर नहीं आ रहा है। तो दवाई का असर आने के लिए डिजायरेबल रेंज कितनी मानी जाएगी? आंसर है 28 से 42 सेकेंड। इसके बीच में आ जाए तो वारफेरिन की जो डोज चल रही है चलने दो, 42 सेकेंड से ज्यादा आ जाए तो डोज को कम कर दो, 28 सेकेंड से कम आ जाए तो डोज को बढ़ा दो। तो वारफेरिन की डोज को सेट करने के लिए सामान्यतः कौन सा समय अंतराल चेक कराते हैं अपन? आंसर है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। इज दैट क्लियर? तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम में क्या पढ़ाया है मैंने आपको? व्हाट इज द प्रोथ्रोम्बिन टाइम? सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे अपन। देखिए क्या परिभाषा बनाए। इट इज द टाइम इंटरवल
इट इज द टाइम इंटरवल विच आर टेकन बाय द ब्लड टू क्लॉट। इट इज द टाइम इंटरवल विच आर टेकन बाय द ब्लड टू क्लॉट। ब्लड को क्लॉट होने में लगने वाला समय अंतराल। बट ध्यान करो, ये तो क्लॉटिंग टाइम हो जाएगा, बट नहीं, क्लॉटिंग टाइम में केवल कैल्शियम डाल रहे थे अपन, लेबोरेटरी में ले जाकर केवल कैल्शियम डाल रहे थे, यहां पर कैल्शियम के साथ टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन डाल रहे हैं। तो परिभाषा देखें, चेंज करेंगे अपन। इट इज द टाइम इंटरवल विच आर टेकन बाय द ब्लड टू क्लॉट आफ्टर एडिंग द टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। आफ्टर एडिंग द टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, किसी भी ब्लड सैंपल में टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन डालने के बाद उसको क्लॉट होने में लगने वाला समय, क्लॉट होने में लगने वाला समय क्या कहलाएगा? प्रोथ्रोम्बिन टाइम कहलाएगा। इज दैट क्लियर? द नॉर्मल वैल्यू ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टाइम, आंसर है 10 से 14 सेकंड होगी, 10 to 14 सेकंड होगी। द नॉर्मल रेंज ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टाइम इन पेशेंट विद वारफेरिन थेरेपी, आंसर है 28 से 42 सेकंड, 28 to 42 सेकंड। द प्रोथ्रोम्बिन टाइम हैज बीन इंक्रीज इन फॉलोइंग कंडीशन। प्रोथ्रोम्बिन टाइम कौन कौन सी कंडीशन में बढ़ जाएगा? अगर मैं विटामिन के डाइट में नहीं खा रहा तो बढ़ जाएगा। नंबर 1 विटामिन के डेफिशिएंसी, नंबर 2 लीवर डिसऑर्डर या लीवर सिरोसिस, नंबर 3 अपन बात करें कि वारफेरिन थेरेपी, और नंबर 4 लार्ज इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। ये चारों के अंदर अपन पीटी चेक कराते हैं। जैसे किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है तो अपन इंसान में पीटी आईएनआर चेक कराते हैं। आईएनआर क्या है अभी अपन डिस्कस करेंगे, सब कुछ दोनों में सेम है। तो पीटी आईएनआर की अपन जांच कराते हैं, यदि वो ज्यादा मिले तो अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले इंसान में विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले इंसान में विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये इसके पीटी के बारे में डिस्क्रिप्शन हो गया। अब पीटी आपने पढ़ लिया तो आईएनआर अलग से कुछ भी नहीं है, हमेशा इसको इसके साथ देखोगे आप। आईएनआर और पीटी एक ही बात है। जब तक पीटी नहीं निकलेगा आईएनआर निकाल ही नहीं सकते। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईएनआर? इट इज द इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो। इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो, देखिए इसका फॉर्मूला होता है आईएनआर बराबर पीटी वैल्यू बटे पीटी स्टैंडर्ड, पीटी वैल्यू बटे पीटी स्टैंडर्ड। किसी भी इंसान की आईएनआर निकालने का मीनिंग है, स्टैंडर्ड देख रहे हैं अपन, वो पीटी पर डिपेंड है। जो उसका प्रोथ्रोम्बिन टाइम आए वो ऊपर लिख दो, और पीटी स्टैंडर्ड को नॉर्मली फिक्स मानते हैं, बोले तो ये 14 सेकंड, ये 14 सेकंड है। सोचो अब कैसे निकालेंगे। मेरा अभी ब्लड सैंपल लेकर प्रोथ्रोम्बिन टाइम की जांच हो, प्रोथ्रोम्बिन टाइम मिले मेरा 10 सेकंड। कितना मिले? 10 सेकंड। अच्छा, हो सकता है 10 से 20 के बीच में, फिक्स थोड़ी है कि मुझे इतना विटामिन के खाना है तो मैं डेली खाता हूं, कम या ज्यादा भी हो सकता है। मान के चले कि मिले 10 सेकंड और नीचे 14, आंसर आया 0.8। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी थोड़ी है 10 मिले, 18 मिले, 18 मिले, मैं विटामिन के खा ही नहीं रहा हूं तो पीटी बढ़ेगा। मान के चलो मिले 18, ये तो फिक्स है 14, 18 बटे 14 1.2। मान के चलो यदि मिलता है 14, 14 बटे 14, आंसर इज 1। इन सब को नॉर्मल माना जाता है, 18 सेकंड तक को नॉर्मल माना जाता है। तो देखो आईएनआर की वैल्यू क्या आई अपने पास, द नॉर्मल वैल्यू ऑफ आईएनआर, सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, पीटी वैल्यू बटे पीटी स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कितना है? फिक्स है 14 सेकंड। पीटी स्टैंडर्ड क्या मान लिया अपन ने? 14 सेकंड। अब पीटी की वैल्यू रिपोर्ट में आ जाएगी,
पीटी की वैल्यू रिपोर्ट में आ जाएगी तो हद करके क्या होगी, 10 सेकंड, 12 सेकंड, 14 सेकंड, 16 सेकंड, 18 सेकंड, ये नॉर्मल वैल्यू होगी। तो ऊपर या तो 10 सेकंड लिखेंगे या मैक्सिमम 18 सेकंड लिखेंगे। और 10 सेकंड से कैलकुलेट करें तो 0.8 और जो 18 से कैलकुलेट करें तो 1.2। तो नॉर्मल वैल्यू ऑफ INR 0.8 से 1.2। द वैल्यू ऑफ INR इन वारफेरिन थेरेपी, वारफेरिन थेरेपी वाले में INR कितना होना चाहिए? वारफेरिन थेरेपी वाले में तो सोचो, नीचे तो फिक्स है 14, वारफेरिन थेरेपी वालों में क्या डिजायरेबल वैल्यू मानी है आपने, 28 सेकंड या 42 सेकंड? सोचो 28 के समथिंग आता है तो INR हो गई 2 और 42 आता है तो INR हो गई 3। तो जिन इंसानों को वारफेरिन थेरेपी चल रही है उनमें INR की वैल्यू कितनी होगी, 2 से 3। द नॉर्मल वैल्यू ऑफ INR इज 0.8 से 1.2 और यहां माने वारफेरिन थेरेपी वाले में INR क्या होगी, 2 से 3। तो जितने भी पॉइंट आपने पीटी में पढ़े हैं सारे इस पे लागू होंगे। अगर मैं कहूं जिन जिन में प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ेगा उनमें INR भी बढ़ेगा, जिन जिन में पीटी कम होगा उनमें INR भी कम होगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि ये यहां पर अपन पीटी से ही तो निकाल रहे हैं। जब पीटी की रिपोर्ट आती है उसी के बाद INR को कैलकुलेट किया जाना संभव है। तो यहां पर याद रखना है व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ INR 0.8 से 1.2 सेकेंड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ INR इन पर्सन विद वारफेरिन थेरेपी? आंसर है 2 से 3, क्योंकि ऊपर 28 रखोगे तो 2 और 42 रखोगे तो आंसर आएगा 3। तो इट इज द मीनिंग ऑफ INR। अब देखें, अपन ने BT पढ़ा, ब्लीडिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम आपने पढ़ा, क्या वैल्यू थी उसकी, मिनट में थी 2 से 6 मिनट। फिर क्लॉटिंग टाइम अपन ने पढ़ा 2-3 से लेकर 8 मिनट तक। फिर प्रोथ्रोम्बिन टाइम अपन ने पढ़ा 10 से 14 सेकंड तक और वारफेरिन में 28 से 42 सेकंड तक। INR मिनट में या सेकंड में? INR मिनट में होगा या सेकंड में होगा? तो देखें, ना तो ये मिनट में होगा ना सेकंड में होगा। मैथ का फॉर्मूला लगाएं, ऊपर भी सेकंड और नीचे भी सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कट गई। इसकी कोई पर्टिकुलर यूनिट नहीं होती है, ना मिनट बोलेंगे ना सेकंड बोलेंगे। ऊपर भी पीटी वैल्यू सेकंड, नीचे भी पीटी वैल्यू सेकंड, तो यह 0.8 से 1.2 माना जाता है। अब आप कहें कि सर 1.2 क्या, तो क्या बोले तो कुछ नहीं, क्या बोले तो कुछ नहीं, 0.8 से 1.2 और वारफेरिन वाले में 2 से 3। तो इट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ पीटी एंड INR। तो आई थिंक पीटी INR क्लियर है, टोटली आपको समझ में आ गया। अब पीटी INR की अपन बात करें जो मैंने आपको पढ़ाया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टाइम? अब आप समझ गए, सारा का सारा गेम विटामिन के का है। विटामिन के बारे में जानकारी अपन को लेनी है तो पीटी के द्वारा लेंगे, INR के द्वारा लेंगे। कौन कौन से सरकमस्टांस में ये बढ़ेगा वो पीटी INR से लेंगे। अच्छा, क्लॉटिंग के बारे में कि क्लॉटिंग सही हो रही है या गलत हो रही है, सही हो रही है या गलत हो रही है, इसकी जानकारी सीटी से ले सकते हैं। बट ये जानकारी की एक्सट्रिंसिक पाथवे सही है कि नहीं है, स्पेसिफिक, देखो 2 तरह के पाथवे हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक पाथवे सही है या नहीं है, इसकी जानकारी किससे लेंगे? तो आंसर शायद दिमाग में आ रहा है, किससे लेंगे आप? पीटी INR से। दोनों को साथ पढ़ते हैं अपन, किससे लेंगे जानकारी? पीटी INR से लेंगे। तो इट इज द मीनिंग ऑफ पीटी एंड INR। शॉर्ट में बताऊं क्या क्या पढ़ा अपन ने। सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन टाइम। व्हाट इज द प्रोथ्रोम्बिन टाइम? इट इज द टाइम इंटरवल विच आर टेकन बाय द ब्लड टू क्लॉट आफ्टर एडिंग द टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, आफ्टर एडिंग द टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, इट इज द प्रोथ्रोम्बिन टाइम। द नॉर्मल वैल्यू ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टाइम 10 से 14 सेकंड। उसके अलावा अपन बात करें प्रोथ्रोम्बिन टाइम INR, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो, क्या मतलब होगा? INR बराबर पीटी वैल्यू बटे पीटी स्टैंडर्ड, पीटी वैल्यू बटे पीटी स्टैंडर्ड। नॉर्मल वैल्यू 0.8 से 1.2। अब अपन डिस्कस करें वारफेरिन में इनकी वैल्यू पर क्या फर्क पड़ेगा। तो वारफेरिन में पीटी
और INR दोनों बढ़ेंगे। डिजायरेबल रेंज क्या मान रहे हैं पीटी की जब वारफेरिन चल रही है? तो 28 से 42 सेकंड, INR की 2 से 3। इज दैट क्लियर? उसके अलावा ये स्पेसिफिक किसकी जानकारी देता है? यदि मैं आपसे कहूं क्लॉटिंग की जानकारी आपको किससे मिलेगी कि सर क्लॉटिंग टाइम से मिलेगी, ब्लीडिंग टाइम से तो नहीं मिलेगी। अच्छा, प्रोथ्रोम्बिन टाइम से भी अपन को बेसिक पीटी और INR से भी क्लॉटिंग की जानकारी मिल रही, बट ये ज्यादा स्पेसिफिक हो गए। ज्यादा स्पेसिफिक क्यों हो गए ये? क्योंकि इनसे कौन से पाथवे में गड़बड़ी का पता लग रहा है? आंसर है एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे में गड़बड़ी का पता लगाने के लिए क्या चेक कराते हैं अपन? पीटी और INR। कौन कौन सी अवस्था में पीटी INR बढ़ जाएगा? वारफेरिन थेरेपी में, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के इन डाइट, लार्ज इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर और लीवर सिरोसिस। इन अवस्थाओं में पीटी एंड INR बढ़ जाएगा। जिनको जिंदगी भर वारफेरिन चलती है उनमें हर 2 महीने में पीटी INR क्यों कराते हैं? डोज को सेट करने के लिए। 5 mg चलाऊं या 6 mg चलाऊं, 5 दिन चलाऊं, 6 दिन चलाऊं या 7 दिन चलाऊं। यदि पीटी INR बढ़ने लगे तो डोज को कम कर दो, और यदि कम हो जाए तो डोज को बढ़ा दो। तो वारफेरिन की डोज को सेट करने के लिए कौन सा समय अंतराल चेक करते हैं अपन? आंसर है पीटी और INR। इज दैट क्लियर? तो आज के लेक्चर में हीमोफीलिया की इनहेरिटेंस के सारे क्वेश्चनों का जवाब मिल गया, साथ में पीटी और INR भी अपन ने पढ़ लिया। अब एक समय अंतराल आपका बचा है जिसका नाम है APTT, उसको अपन डिस्कस करेंगे कल। तो टाइम है जो ओवर। आज के अभी के लिए इतना ही। आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।